हेलो, दिस इज अमन शर्मा और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आ गए हैं आईपीसी के लेक्चर 10 की तरफ। और लेक्चर 10 में हम किससे डील करने वाले हैं? लेक्चर 10 में हम डील करेंगे सेक्शन 23 से, और सेक्शन 24 से। ठीक है, तो सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 की जब हम डायरेक्ट रीडिंग करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। Wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। यहाँ पर क्या कह रहा है सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन बताते हुए कि एक अनलॉफुल मीन्स से जब आप किसी प्रॉपर्टी को जो प्रॉपर्टी को आप गेन कर लेते हैं जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल्ड नहीं है, जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आप उसको क्या कर लेते हैं? एक्वायर कर लेते हैं। एन अनलॉफुल एक्विजिशन, एन अनलॉफुल एक्विजिशन कह सकते हैं बाय अनलॉफुल मीन्स। दिस इज व्हाट रॉन्गफुल गेन कंप्राइज्ड ऑफ। ठीक है, रॉन्गफुल गेन का मतलब यही होता है कि अनलॉफुल एक्विजिशन कर लेना अनलॉफुल मींस के द्वारा। और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है? हम आगे जब पढ़ते हैं रॉन्गफुल लॉस इज अ लॉस बाय अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। यहाँ पर सामने वाले को जब आप रॉन्गफुल गेन करेंगे तो सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस होगा। अपने आप ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे। ठीक है, आपको जब एक तरफ रॉन्गफुल गेन हो रहा है वहां दूसरी तरफ आपको रॉन्गफुल लॉस होगा अदर पार्टी को। तो हम एग्जांपल से समझेंगे जब इसको, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसका एक्सटेंशन हम आगे देखेंगे, गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। लेकिन हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल सबसे पहले एक पर्सन है, बी एक पर्सन है। ए की जो बी की वॉच है, ठीक है, बी की वॉच ए उसकी विदाउट कंसेंट से, बिना कंसेंट के उसके पोजेशन से ले जाता है। ठीक है, वो अपने पास ले जाता है वॉच को। कौन ले जाता है? ए ले जाता है बी की वॉच को। ए बी की वॉच को विदाउट कंसेंट ले जाता है। यहां पर ए को जो गेन हुआ वो अनलॉफुल है, वो अनलॉफुल मीन से हुआ। यहां पर ए का जो गेन हुआ ना वो अनलॉफुल है और अनलॉफुल मीन से हुआ, और उसने अनलॉफुल एक्यूज कर लिया प्रॉपर्टी को, बी की प्रॉपर्टी को। और बी को यहां पर जो लॉस हुआ जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड, और यहां पर ए लीगली एंटाइटल्ड नहीं था। एग्जांपल से हमें साफ दिख रहा है कि ए जो था वो लीगली एंटाइटल्ड वॉच के लिए नहीं था, क्योंकि वो उसके पोजेशन में भी नहीं थी ना, उसके ओनरशिप में थी। लेकिन यहां पर जो बी को गेन जो लॉस हुआ, ठीक है, बी को लॉस हुआ और ए को गेन हुआ। ठीक है, ए को जो गेन हुआ वो उसके लिए लीगली एंटाइटल्ड नहीं था यहां पर, लेकिन बी को जो लॉस हुआ वो उसके लिए लीगली एंटाइटल्ड था। जो वॉच उसको उसके पोजेशन से मूव हो गई, जो ए के पास चली गई वॉच, वो उसके लिए लीगली एंटाइटल्ड था। इस एग्जांपल से आपको बहुत ही आसानी समझ में आएगा रॉन्गफुल गेन क्या है और रॉन्गफुल लॉस क्या है। ठीक है, मैं अब आपको गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली समझाता हूँ। ये गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली लिख दिया ना, ये इसको एक्सटेंड कर दिया है बहुत ही ज्यादा। एक तो एक्सटेंशन है रॉन्गफुल गेन का, रॉन्गफुल लॉस का। तो गेनिंग रॉन्गफुली की जब हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे तो क्या पता चलता है, देखते हैं। Gaining wrongfully, a person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully। ठीक है, एक्वायर, जो एक्वायर कर रहा था wrongful gain में भी कर रहा था। अब यहां पर जो एक पॉइंट बढ़ गया ना, वो है कि यहां पर रिटेन कर पा रहा है, रिटेंशन है इसके पास प्रॉपर्टी का, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। उसी को हम क्या कहेंगे? गेनिंग रॉन्गफुली, जब रिटेंशन के साथ एक्वायर किया गया हो। ठीक है, एक्विजिशन और रिटेंशन प्रॉपर्टी का दोनों साथ में, एक्वायर किया और रिटेन कर लिया उस प्रॉपर्टी को, तो हम क्या कहेंगे? गेनिंग रॉन्गफुली। और लूजिंग रॉन्गफुली को जब हम पढ़ते हैं तो एक और पॉइंट निकल के सामने आएगा। अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड। यहां पर डिप्राइवेशन हुआ प्रॉपर्टी का, मैंने आपको एग्जांपल में बताया। बी को रॉन्गफुली डिप्राइव कर दिया प्रॉपर्टी से, लेकिन उसको केप्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी, उसके पास भी नहीं है अभी भी, बहुत एक लंबे समय से उसके पास नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ? लॉस हुआ। किसको लॉस हुआ? बी को लॉस हुआ। तो यहां पर एक और पॉइंट निकल के आया, मैंने यहां पर जैसे लिखा रिटेंशन, यहां पे केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, केप्ट आउट रखा उसको। ठीक है, केप्ट आउट रखा, और डिप्राइवेशन तो पहले ही हो गया था। ठीक है, तो ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया है।
मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप इस एग्जांपल और जो बताने वाला हूँ उसमें डिफरेंस समझ में आएगा, और रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को समझने में बहुत ज्यादा इजी ट्रिक भी है वो, मैं आपको बताता हूँ। ए जो है एक बॉक्स को, यहां पर एक बॉक्स है, किसका बिलोंगिंग में है बॉक्स? बी की बिलोंगिंग में है बॉक्स, ठीक है। ए एक बॉक्स को, बी की बिलोंगिंग के बॉक्स को एक सीक्रेट रूम में, एक सीक्रेट रूम है उसमें उसको हाइड कर देता है। क्या कर देता है? हाइड कर देता है। समझ में आया? ए एक बॉक्स को जो बी की बिलोंगिंग है, जिस पर बॉक्स की, ठीक है, जो बी का बॉक्स है वो हाइड कर देता है एक सीक्रेट रूम में, ठीक है, हाइड कर देता है सीक्रेट रूम में। क्यों? क्योंकि बी जो है वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, वो अपने सामान का ध्यान नहीं रखता। जैसे हम दोस्तों के साथ भी कभी कभार आपने देखा होगा, मोबाइल अगर गुम जाता है तो मोबाइल बंद कर देते हैं और इसको परेशान करते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ, ए ने जो है परेशान करने के लिए, उसको एक लेसन टीच करने के लिए कि यू आर केयरलेस, यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट योर थिंग्स, ठीक है। केयरलेस हो आप, आपको कॉशियस होना चाहिए अपनी थिंग्स के लिए, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है ऐसे। तो बॉक्स को छुपा दिया। यहां पर जो ए की लाइबिलिटी बनाई ना, यहां पर ए को कोई भी रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका इंटेंशन ही नहीं था रॉन्गफुल गेन करने का, इंटेंशन भी नहीं था, ठीक है। रॉन्गफुल डिप्राइवेशन भी नहीं था, रॉन्गफुल रिटेंशन भी नहीं था, रॉन्गफुल एक्वायरिंग भी नहीं थी, ठीक है। अब यहां पर जो लॉस हुआ, कोई लॉस भी नहीं हुआ बी को, क्योंकि वो तो एक लेसन टीच करना चाहता है। यहां पर ये किसी केस के फैक्ट्स हैं, मुझे केस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कोर्ट ने इसमें क्या कहा पता है? कोर्ट ने इसमें कहा कि यहाँ पर थेफ्ट का जो केस है, चार्ज है, वो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रॉन्गफुल लॉस ही नहीं हुआ, एक रॉन्गफुल गेन ही नहीं हुआ ए को, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझ में आई आपको? अब अच्छे से जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई होगी, यहाँ पर जो सीन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने पहले वाले एग्जांपल में क्या बताया, दूसरे वाले एग्जांपल में क्या बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम डिसऑनेस्टली को कवर करेंगे। यहाँ पर ये इतना ही था, ठीक है। यहाँ पर एक केस है के एन मेहरा का, सॉरी, के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। इस केस में यही हुआ था कि जो एयरफोर्स का कैडेट था, जो एयरफोर्स का कैडेट था, वो एक एयरफोर्स के जेट को, जब वो ट्रेनी था, वो प्लेन को ले गया, एयरफोर्स के जेट को ले गया और उसने लैंड कहाँ कर दिया? पाकिस्तान में लैंड कर दिया। यहाँ पर केस, यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर ए को जो रॉन्गफुल गेन हुआ है और जो गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, इसलिए वो थेफ्ट में आएगा। बस इतना ही केस था, इसके इतने ही फैक्ट्स थे, ठीक है। इस केस को याद रखिए, ये हम लोग थेफ्ट में भी पढ़ते हैं। ये वाला केस सेक्शन 378 के साथ जाता है, ठीक है। ये वाला केस हम थेफ्ट में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यही कहा गया था कोर्ट के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं तब, तो डिसऑनेस्टली पढ़ेंगे। डिसऑनेस्टली बहुत ही सिंपल है। डिसऑनेस्टली क्या कहता है? सेक्शन 24 के डायरेक्ट रीडिंग करते हैं। सेक्शन 24, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। जब किसी का इंटेंशन है किसी को रॉन्गफुल लॉस करना एक आदमी को, और दूसरे का साथ रॉन्गफुल गेन हो रहा है, रॉन्गफुल गेन हो रहा है एक के साथ और दूसरे के साथ ऑब्वियसली रॉन्गफुल लॉस होगा। तो यहाँ पर डिसऑनेस्टली का मतलब है कि डेविएटेड फ्रॉम ऑनेस्टी। जो यहाँ पर इंटेंशन है ना, यहाँ का जिस्ट है, वो उसका इंटेंशन होगा। यहाँ का जो आशय है ना, यहाँ पर जो उसका दुराशय है, वो उसका जो वो होगा, जिस्ट होगा। यहाँ पर ऑनेस्टी से जो डेविएट हो गया उसको डिसऑनेस्टली कहते हैं। मैं आपको, और ये प्रॉपर्टी के रिलेशन में रहेगा हमेशा, याद रखिएगा। रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल गेन टू अनदर पर्सन, रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, सॉरी। और वहां पर किसके उसमें है, रिस्पेक्ट में है, प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे अब, तो डिसऑनेस्टली में एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, ठीक है। वो एग्जाम्पल कैसा है? एग्जाम्पल ये है कि ए को ये मिटा देता हूं, यहां पर इंटेंशन जस्ट है, याद रखिएगा। जो डिसऑनेस्टली हम पढ़ रहे हैं ना, यहां पर इंटेंशन जस्ट है। इंटेंशन के बिना डिसऑनेस्टी का पता लगाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर इंटेंशन जरूरी है डिसऑनेस्ट। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ए की एक रिंग है जो ए को बिलोंग करती है। ए की रिंग एक टेबल पर रखी रहती है, एक टेबल पर रखी है, जैसे इस पोडियम पर कोई मार्कर रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रिंग रखी है इस पोडियम पर, मेरी कहने वाली बात।
ठीक है, सपोज कर लेते हैं, और बी को पता है कि रिंग आपकी है, बी को पता है कि रिंग किसकी है, ए की है। बी फिर भी टेबल से वो रिंग, बी टेबल से फिर भी वो रिंग अपने पोजेशन में ले लेता है और उसको ले जाता है और उसको जो भी मतलब बेच देता है, डिस्पोज करते है, जो भी कर देता है। यहां पर जो इंटेंशन है बी का वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। ठीक है, यहाँ पर डिसऑनेस्टली इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि आगे हम लोग को ऑफेंसेस देखेंगे जहां पर डिसऑनेस्टली जो है ना, जैसे थेफ्टी है, डिसऑनेस्टी प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है, वो एक एसेंशियल है डिसऑनेस्टी। तो यहाँ पर डिसऑनेस्टी होना चाहिए कब, जब रॉन्गफुल गेन हो किसी को और रॉन्गफुल लॉस हो अनदर पर्सन को। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो बी का इंटेंशन है ना, यहाँ पर जो मैंने बी का इंटेंशन बताया, जो वॉच उठाने वाला इंटेंशन, उसका सॉरी रिंग उठाने वाला इंटेंशन है, पता होते हुए कि वो ए को बिलोंग करती है, वो डिसऑनेस्टी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाता है। डिसऑनेस्टी और फ्रॉडुलेंटी में डिफरेंस भी बताऊंगा जब अगले लेक्चर में। ठीक है, ये यहाँ पर था, इतना ही था। और यहाँ पर जो इंटेंशन का जो मेजरमेंट होगा ना, जो कोर्ट देखेगी इंटेंशन, वो किसी हमेशा कोर्ट क्या करती है, एक रीजनेबल मैन की तरह इंटेंशन देखिए कि इस सिचुएशन में एक रीजनेबल मैन क्या करता है कि युक्ति युक्त प्रज्ञावान व्यक्ति क्या करता। लेकिन यहां पर जो इंटेंशन देखेगी ना कोर्ट, जब डिसऑनेस्टी का इंटेंशन देखेगी, डिसऑनेस्टी का इंटेंशन में कोर्ट ये रीड करेगी उस इंटेंशन, एक रीजनेबल मैन की तरह इंटेंशन रीड नहीं करेगी, उस पर्टिकुलर पर्सन की तरह एक इंटेंशन रीड करेगी। ठीक है, यहां पर कोर्ट के पास बहुत ही ज्यादा बड़ी ड्यूटी है इस टेस्ट को अपनाने की, कि वहां पे कंजक्चरल टेस्ट माना जाएगा इसको। ठीक है, वहां पर क्या करेंगे ये लोग, एक ऐसे एक पर्टिकुलर पर्सन की तरह उस इंटेंशन को देखेंगे। ठीक है, ना कि एक रीजनेबल मैन की तरह देखेंगे। तो उसके पूरे आजू जो पूरे सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस होंगे, उसकी एज, उसकी सिचुएशन, उसकी लोकेलिटी, सब कुछ ए टू जेड जो थिंग्स है हम लोग को उसमें क्या करनी पड़ेगी, कंसिडर करनी पड़ेगी। तो कोर्ट यहाँ पर इंटेंशन जो है ना, कोर्ट का जो रीड करने का इंटेंशन होगा वो रीजनेबल मैन की तरह नहीं होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन की तरह होगा, उसकी सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस को देख के वो यहाँ पर करेंगे। यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, जो हर कोई नहीं बताता है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम फ्रॉडुलेंटी से डील करेंगे, सेक्शन 25 से। थैंक यू।